असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ओम शांति। अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी विनम्र मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी जी, आदरणीय श्री जयरथ सिंह जी परमार, राज्य मंत्री कृषि गुजरात, मान्य श्री बच्चू भाई खाबड़ जी, राज्य मंत्री पशुपालन, पद्म श्री सुभाष पालेकर जी, नैना बहन जी, श्री पूनम चंद परमार जी, मुख्य सचिव कृषि, आदरणीय श्री डॉक्टर आर.वी. व्यास जी कुलपति आनंद, उपस्थित कृषि वैज्ञानिक, आत्मा के सभी अधिकारीगण, विभिन्न संकायों के निदेशकगण, हरियाणा प्रदेश से 7 लोग मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। श्री सुरेश गहलावत जी, एडिशनल डायरेक्टर कृषि हरियाणा प्रदेश, और अन्य कुछ प्रांतों से भी जो लोग आए हैं उनका स्वागत है। और आज प्रसन्नता इस बात की है कि केवल हम यहाँ बैठे इतने ही लोग इस कार्यक्रम में नहीं हैं, अपितु गुजरात के प्रत्येक जिले पर कहीं 800 कहीं 1000 किसान लोग सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हैं। आपको उन सब भाई बहनों को मैं नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, मेरे से पहले माननीय पालेकर जी ने, माननीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में हम भावी नीति अपनाकर कैसे प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ाएंगे, इसकी बहुत विस्तृत जानकारी आपके बीच में रखी है। मैं समझता हूं कि जितने भी किसान भाई और बहन इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, आपका समय बहुमूल्य है। आज घर में बहुत काम लोगों के रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप पूरे प्रदेश भर में इतनी बड़ी संख्या में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को जानने के लिए जो उत्सुकता आपने दिखाई है, इसका निश्चित रूप से प्रदेश में एक बहुत बड़े परिवर्तन और सुखद अनुभव हमें मिलने वाला है। मैं स्वयं एक किसान भी हूँ। कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश में गुरुकुल है, मेरे 3-4 चलते हैं। हमारे पास वहाँ 200 एकड़ अपनी जमीन है, जिसमें मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूँ कि लगभग 15-20 वर्ष तक मैं भी रासायनिक खेती करता रहा आपकी तरह, लेकिन मेरा खर्चा बढ़ता गया, उत्पादन कम होना शुरू हो गया, धरती का पानी सारा हमने खींच दिया, वो भी प्रदूषित कर दिया, जल हवा पर्यावरण दूषित कर दिया, और जो आहार हम पैदा कर रहे हैं, जो गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, गन्ना, कितनी भी फसल हम फल फ्रूट पैदा करते हैं, उसमें इतना पेस्टिसाइड, इतना कीटनाशक पड़ रहा है कि अस्पताल भरे पड़े हैं। इस समय सबसे बड़ा बिजनेस बाजार में तो अस्पतालों का है, और उनमें भी जगह मिलती नहीं, क्योंकि हमारा खान पान
इस तरह का हमें मिल रहा कि हम सब रोगी हो रहे हैं। आप विचार करो, बड़े सभ्य लोग बैठे हैं पूरे प्रदेश में। जब रासायनिक खेती नहीं थी, आज से 40-50 साल पहले, क्या कोई कैंसर को जानता था? क्या कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई शुगर डायबिटीज को जानता था? ये जितने भी खतरनाक रोग नए नए उभर करके आ रहे हैं, ये सब मेरे आपके खान पान के दोष का परिणाम है। और एक और नई बात, सारी दुनिया में रासायनिक खेती का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हमारा देश के हम आध्यात्मिक रूप से जब सृष्टि संवत की गणना करते हैं तो भारत में तो आंकड़े हैं पूरे 1,96,08,53,000 20 वर्ष इस दुनिया को बने हो चुके हैं। ये आंकड़े हैं हमारे। इतना पुराना मेरा देश है और दुनिया बसी हुई है। उस काल से अन्न की तो आदमी को जरूरत थी। अन्न के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो जब से मनुष्य धरती पे है तभी से खेती हो रही है। लेकिन रासायनिक खेती जो है, ये जो 2 विश्व युद्ध हुए दुनिया में, उनके बाद जो गोला बारूद बचा तो उन लोगों ने उसको रासायनिक खेती में प्रयोग करके हमारे खेतों में भेज दिया। रासायनिक खेती का इतिहास 100 साल से पुराना दुनिया में नहीं है। और जबकि हमारा जीवन लाखों वर्षों से चल रहा है, तो क्या हम भूखे मरते थे? सब स्वस्थ थे, निरोग थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे। तो ये भ्रम है कि बिना रासायनिक के कृषि नहीं हो सकती। मेरे से पहले बहुत चर्चा आप सुन चुके हैं, लंबा समय आपका मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं 2-4 अनुभव अपने खेत के आपको बताऊंगा, क्योंकि किसान भाषण से नहीं सीखता, किसान तो देख करके सीखता है। जब वो सामने देखता कि ये हो रहा है तो वो एकदम उस बात को अपनाएगा। तो मैं भाइयों किसान हूं। 4 साल में अपने गुजरात से पहले हिमाचल प्रदेश में मेरी जिम्मेदारी रही राज्यपाल की। तो वहां पर भी मैंने सुभाष पालेकर जी को बुलाया और वहां एक अभियान चलाया। आपको आश्चर्य होगा, कुल 1-1.25 साल हमने वहां काम किया इस पद्धति का, और उसमें लगभग 50,000 किसान इस समय सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि हिमाचल प्रदेश में करते हैं। और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मिशन को चलाया। वहां लगभग 5 लाख किसान इस पद्धति को करते हैं। और मैं जो आपके बीच में खड़ा हूं, अब 9वां साल मेरे को है जो पालेकर जी की विधि से मैं खेती करता हूं। यदि इन किसानों को घाटा होता, इन किसानों को लाभ नहीं होता, तो ईमानदारी से बताओ क्या वो इस खेती को आगे बढ़ाते? कोई नहीं बढ़ाता। हर व्यक्ति उधर जाना चाहता जहां उसको लाभ मिले। हम वैसे तो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो बोलते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती, मुंह में गौ माता की जय और घर से उसको निकाल देते हैं। ये सड़कों पे घूम रही कि नहीं, हजारों गौ में। क्यों घूम रही हैं? जब तक उस गाय ने आपको लाभ दिया तो आपके घर पे रही, और जब उसने लाभ देना बंद किया तो आपने घर से निकाल दी।
आज तो आर्थिक युग है, जो बेटा नहीं कमाता माँ बाप उसे भी कहते हैं यू कैन गो, तू भी जा सकता है कई बार। तो समझ में, तो अब तक इस देश में लाखों किसान पूरे भारत के अलग अलग कोनों पर पार्ट्स में इस खेती को कर रहे हैं। मैंने रासायनिक खेती भी की, जैविक खेती भी की, लेकिन ये खेती मेरे को अब तक सबसे अच्छी लाभकारी मिली। और मैं दकियानूसी नहीं हूं, इससे बढ़िया फार्मूला मिलेगा तो मैं उसकी ओर भी जाने को तैयार हूं। रुकना नहीं चाहिए, हमने आगे की ओर बढ़ना है। तो आप किसान भाइयों को, प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि इनके सामने हमने इस पद्धति का प्रस्ताव रखा। इन्होंने तुरंत किसान की भलाई के लिए, गुजरात के किसानों की उन्नति, प्रगति, खुशहाली के लिए अपनी पूरी टीम जोड़ दी और 4 अक्टूबर को महात्मा मंदिर में लगभग 10,000 किसान और सरकारी सभी अधिकारी, सभी मंत्रिमंडल, पूरी सरकार के लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लिया, केवल इस विश्वास के साथ कि मेरे प्रदेश के किसान का भला हो, गुजरात का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उन्नति करे, प्रगति करे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, लोग भी सुखी हों। तो इस पवित्र भावना के लिए मैं पुनः आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी, माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम जो इस पवित्र मिशन के लिए पूरे मनोयोग से आगे बढ़ना चाहती है, इसके लिए आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने एकदम इस बात को स्वीकार किया, माननीय मुख्यमंत्री के अभिनंदन में करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। आप सब मजबूती, तुम पकड़ के लाए गए हो या मर्जी से आए हो? क्यों भाई लोगों, मर्जी से आए तो इतनी कमजोर तालियां क्यों हैं? ये पीछे वाले कमजोर में बच्चे पढ़ाता रहा हूं भाई, मैंने अपनी क्लास का पता किस कोने पे कमजोरी है। ये जो पीछे बैठे हैं ना वो कमजोर हैं, लेकिन वो कमजोरी नहीं दिखानी, भी अगले नहीं ताली बजाएंगे, पिछले ही बजाएंगे। मजबूती दिखाओ अपनी पीछे वाले। धन्यवाद, थैंक यू। आप गुजरात की पवित्र धरती के लोग हैं। मेरे को तो गर्व है कि मेरे को आपका सेवा करने का सौभाग्य मिला है। गुजरात की वो धरती जिसने महात्मा गांधी जैसे महामानव को जन्म दिया, गुजरात की धरती जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महायोद्धा को पैदा किया, गुजरात की धरती जिसने महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म दिया, और गुजरात की महान धरती जिसने इस कलयुग में नरेंद्र मोदी जैसे महान प्रधानमंत्री को जन्म दिया, जिस व्यक्ति ने भारत की गरिमा को, गौरव को, इसकी प्रतिष्ठा को सारी दुनिया के अंदर फैला दिया। आज भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं वो छाती तान करके कहते हैं हम भारत के लोग हैं, जिस भारत के लोग हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सारा सौभाग्य इस पवित्र धरती गुजरात को मिला है। तो आप ऐसी पवित्र धरती के भाई और बहन हैं। मैं समझता हूं कि इन 7 दिनों में श्री पूनम चंद परमार जी जो कृषि सचिव हैं, कितने मनोयोग से लगे। हमारी आत्मा की टीम के, हमारे आत्मा के टीम के डायरेक्टर और उनके सभी अधिकारी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो मेहनत की, परिश्रम किया,
आप जैसे बैठे हैं ऐसे पूरे प्रदेश में हर जिले में लोग बैठे हुए हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के किसान और अधिकारियों को, जिन जिन ने इस मिशन में योगदान किया है, उनको बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और सबसे कामना करता हूं, इच्छा रखता हूं कि पालेकर जी का समय बड़ा बहुमूल्य होता है। देश और विदेश में इनके कार्यक्रम निरंतर चलते हैं, समय लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन उन्होंने आपकी इस धरती की पवित्रता और आपके प्यार को ध्यान में रखते हुए 7 दिन का खुला समय हमारे को दिया है। इस 7 दिन के समय में मेरे को प्राकृतिक खेती की अब ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो यही देंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूं आपको विश्वास के साथ कि यदि आपने 7 दिन इनकी क्लास को पूरा अटेंड किया, ईमानदारी से कागज पेंसिल लेकर के आप बैठे, उसको नोट किया, खेत में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, घाटा हो ही नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए, अभी पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहां पर 45 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वीसी कुलपति वहां गए थे और उनके बीच में मैंने भी लेक्चर दिया और उनको आमंत्रित किया। अगले दिन वो 45 लोग मेरा खेत देखने के लिए खेत में गए और उनको मैंने वहां का गन्ना, वहां का धान, वहां की सब्जियां, बागवानी सब कुछ दिखाया। आपको आश्चर्य होगा और मेरे को प्रसन्नता है कि जो लोग मेरे पड़ोस में रासायनिक खेती करते हैं, उनके यहां धान प्रति एकड़ 22 से 28 क्विंटल निकला और मेरा धान 32 क्विंटल प्रति एकड़ उस दिन पैदा हुआ। उनका खर्चा प्रति एकड़ 12,000 रुपये हुआ और मेरा खर्चा प्रति एकड़ 200 रुपये हुआ। ये अंतर है प्राकृतिक खेती में और रासायनिक कृषि में। इसी प्रकार से भूमि की गुणवत्ता, हमारा जो प्रदेश है इसमें गर्मी बहुत पड़ती है और कल हमारी मीटिंग, जैसे पालेकर जी ने बताया, 6 वीसी कुलपति यूनिवर्सिटीज के राजभवन में हम 2-3 घंटा बैठे, तो आपके प्रदेश में कई जगह धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3.45 है। ये उपजाऊ भूमि का कार्बन नहीं है और यही कार्बन मेरी धरती का था कुरुक्षेत्र में। मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 था, लेकिन जब मैंने प्राकृतिक खेती पालेकर जी की विधि से की, एक गाय से 30 एकड़ खेती, और ये जो बात मैं कह रहा हूं, मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की जांच मैंने नहीं करवाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट ने करवाई, जो कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे, उन्होंने करवाई और रिपोर्ट दी कि जी आपकी जमीन बंजर हो रही है, ये कुछ पैदा नहीं करेगी, इसको आपने बदलना पड़ेगा। और हमने बदला, रासायनिक से नहीं, रासायनिक ने तो वो बंजर बना दी। और पालेकर जी की विधि 1 साल मैंने की तो 1 ही साल में उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.8, 0.9 पे गया, 4 और 5 से। दुनिया का कोई कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरी जांच जिसने कराई वो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे पूछ सकते हैं,
उन्होंने ही 0.3.4 पाया था और उन्होंने ही अब जांच कराई तो वो 0.8.9 गया। तो ये पद्धति करिश्मा आश्चर्य करती है। गौ माता को जो जय बोलते हैं, उसके पेट में भगवान ने हाथों में ऐसी शक्ति प्रदान की है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु। और कैसे जीवामृत बनेगा, कैसे घन जीवामृत बनेगा, कैसे कीटनाशक तैयार होंगे, ये सब ट्रेनिंग पालेकर जी द्वारा आपको मिलने वाली है। आपको एक घटना और मैं बता रहा हूं अपने खेत की। रासायनिक जो खेती करते हैं किसान, मेरे 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, एक का नाम है डॉक्टर हरिओम और दूसरे का नाम है डॉक्टर बलजीत सारन, वो रासायनिक खेती के किसानों में गए और उन्होंने 5 किसानों के अलग अलग मिट्टी के सैंपल लिए और उस मिट्टी को फिर इकट्ठा मिलाया और इकट्ठा मिला के 1 ग्राम मिट्टी उन्होंने निकाल ली और उस पे रिसर्च किया लेबोरेटरी में। तो रासायनिक खेती जो करते थे उनकी 1 ग्राम मिट्टी में 30 लाख जीवाणु पाए, 30 लाख जीवाणु। और फिर मेरे खेत की मिट्टी को 5 जगह से उन्होंने लिया, इकट्ठा किया और 1 ग्राम अलग निकाल के उस पर रिसर्च किया। तो ध्यान से सुनना, मेरी 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ जीवाणु मिले, 161 करोड़, और रासायनिक में 30 लाख। यह है गौ माता के जीवामृत का कमाल। अब ये जीवाणु जितना बढ़ेगा उससे आपके पौधे के लिए वो जीवाणु भोजन तैयार करता है। पालेकर जी बताएंगे 98% तो हमारा पौधा आकाश से, हवा से, सूर्य की रोशनी से, उसी से खुराक लेता है। हमने तो 1.5-2% देनी होती है और वो गाय का गोबर से जीवामृत और घन जीवामृत जो है वो जीवाणुओं का भंडार है, वो इतना पैदा करता कि उत्पादन कम नहीं होगा। ये कैसी खेती है, इसके लाभ सुनो आप, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है। सबसे पहले आप यदि 7 दिन ईमानदारी से यहां बैठे रहे और पूरा आपने सुन लिया और वैसे ही खेती की, अपनी नहीं चलाना, अपनी मैंने बीच में चला के देखी थी, घाटा हो गया, तुम भी मत चलाना। तो जैसे कहें वैसा करोगे तो उत्पादन घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका उत्पादन घटेगा नहीं और लागत लगेगी नहीं। दूसरा लाभ ये है, अब रासायनिक में आप कीटनाशक महंगे खरीदते हो, यूरिया डीएपी महंगा खरीदते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा जो विनाश है, यूरिया डीएपी कीटनाशक धरती को बंजर बना रहे हैं। आप यदि ये डालते रहे तो आने वाली आपकी पीढ़ियां बंजर जमीन लेंगी, आपको कोसेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें बंजर जमीन बना करके दी है। ये जो पद्धति पालेकर जी की, इससे आपकी जमीन उपजाऊ बनेगी, आप जनरेशन को उपजाऊ जमीन देंगे। 2 लाभ। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, पालेकर जी ने की। जो तेजी से जलवायु परिवर्तन दुनिया में हो रहा है, आप देख रहे हैं, या तो वर्षा होती नहीं, होती है तो जरूरत से ज्यादा होती है, या बर्फ पड़ती नहीं, पड़ती तो जरूरत से ज्यादा पड़ती है। समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं भूकंप आएंगे। ये समस्याएं बढ़ेंगी क्योंकि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना तो प्रकृति फिर हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, उसका दंड हमें मिलेगा। 24%
ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक कृषि और जैविक कृषि में प्रयोग होने वाले अंधाधुंध खादों का प्रयोग है। लेकिन इस पद्धति में वो जीरो आ जाता, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण वायु नहीं होता। ये पुण्य आपको मिलेगा। 3 लाभ। चौथा लाभ इसमें क्या है कि खेत में पानी जो आप प्रयोग करते हैं वो लगभग 60 से 70% तक मैंने अपने खेत में बचत की है। उदाहरण के लिए अब इन दिनों मैंने अपने खेत में गेहूं बोया है, लगभग 150 पौने 200 एकड़ गेहूं है। और उस गेहूं में हमने क्या बिजाई की? बेड बनाए। एक गेहूं की लाइन दूसरी गेहूं की बीच में चने की देते हैं। चना उसमें नाइट्रोजन देता है। नाली में हम पानी देते हैं तो 1 घंटे में 1 एकड़ पानी से भर जाता है। और जो बिना पालेकर जी की विधि से खेती करते हैं, हम भी करते थे, उसमें 3 घंटे में ट्यूबवेल 1 एकड़ को भरता है। ये अंतर है। यानी कि वही एकड़ यदि हम रासायनिक पद्धति से पानी देते हैं तो 3 घंटे लगते हैं और पालेकर जी की विधि से 1 घंटे में एकड़ भरता है। तो कितने प्रतिशत बचत होगी, आप इसका अनुमान लगाइए। नंबर 2, धान का खेत, चावल का खेत, इसमें लोग पानी भर के रखते हैं, पूरा पानी भर के रखते हैं, जब तक लगाते हैं और काटने से 15 दिन पहले सुखाते हैं, पानी भर के रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं 10 से 15 दिन के बाद एक बार पानी देता हूं। जब उसमें तेड़ें फट जाती हैं, बिल्कुल सूख जाता है, कोई बीमारी नहीं आती, उत्पादन में कमी होती नहीं, और मैं 10 से 12-15 दिन के अंतर से पतला पानी देता हूं। 60 से 70% पानी की बचत प्राकृतिक खेती में होती है। ये बहुत बड़ी बचत है। अपने प्रदेश ने बड़ी क्रांति की है जल संरक्षण की दिशा में। शायद भारत में गुजरात जितना काम जल संरक्षण में और कहीं नहीं हुआ। लाखों चेक डैम यहां बनाए गए, पानी नहरों के द्वारा भेजा गया। लेकिन यदि पालेकर विधि होगी तो इस वर्तमान पानी से आपकी खेती लहलाएगी, पानी की बचत से होगी। अगला लाभ, देसी गाय। वाकई देसी गाय बहुत कीमती प्राणी है। उसको यूं ही मां नहीं बोला, वो दूध दे करके हमारा पालन पोषण करती है और गोमूत्र और गोबर से खेती का पालन पोषण करती है। इसलिए पालयति पोषयति रक्षति, जो रक्षा करता, पालता, पोषता है, वही तो माँ का काम है। हमारी माँ भी तो यही काम करती है, हमें जन्म देती है, पालती है, पोषती है, सेवा करती है, बड़ा करती है। वो धरती माँ जो काम करती है वो यही करती है। इसलिए धरती को माँ कहा, गाय को माँ कहा, क्योंकि गाय भी वही काम करती है। तो इसे सड़कों पे नहीं छोड़ना, अपितु जब घर घर में प्राकृतिक खेती होगी तो जंगल में छोड़ी गाय अपने आप आपके घर की ओर आएगी, क्योंकि उसके गोबर गोमूत्र के बिना ये खेती संभव नहीं है। अगला लाभ इसका क्या है, आपकी जो उत्पादन है आप लोगों को जीवन देंगे। अब आप लोगों को मौत दे रहे हैं, बुरा नहीं मानना, सच्चाई है। गेहूं, चावल, धान, सब्जी, आप जो जहर छिड़कते हैं, क्या वही सब्जी घर में खाते हैं? मैं बहुत किसानों से मिलता हूं, मैं कहा इतना जहर आप छिड़क रहे हैं, इससे बीमार हो गए। तो क्या उत्तर देते हैं कि हम अपने लिए तो अलग लगाते हैं, ये जो छिड़काव ना ये तो बाजार में भेजेंगे। तो बाजार वालों को ही मारने का ठेका ले रखा हमने भाई। क्यों साहब? अरे जब हम जानते हैं कि ये जहर है और इससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो ये पाप हमने नहीं करना। हम भारत के आध्यात्मिक लोग हैं। ये कृषि आध्यात्मिक जो शब्द दिया पालेकर जी ने इसलिए दिया है कि ये कृषि सबका भला करती है।
हमारी सोच अपने भले की ना हो, सबके कल्याण की हो। ये भारत की संस्कृति है। तो मेरे खेत में जो कुछ पैदा हो, लोगों को स्वास्थ्य दे, लोगों को निरोगता दे, लोगों को मजबूत करे, ये सोच होनी चाहिए। अब आप जो पैदा कर रहे हैं वो स्वास्थ्य बिगाड़ कर अस्पताल में भेज रहे हैं, और आप प्राकृतिक खेती करोगे तो लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करोगे, ये पुण्य आपको मिलेगा। और इसका अंतिम लाभ क्या है? ये आपकी आय को डबल करेगा। कैसे करेगा? भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसान के लिए एक संकल्प संजोया है कि 2022 तक हम भारत के किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं, और इस संकल्प पे सिद्धि की ओर वो बढ़ रहे हैं। बड़ा मजबूती से अभियान चला रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं, रासायनिक खेती हमने कल भी बात की है, क्या उससे डबल आय हो जाएगी? आप मेरे को बताओ हाँ या ना करके। जितना यूरिया डीएपी खेत में डालते हो 1 एकड़ में, इस यूरिया डीएपी को डबल डालना शुरू कर दो, तो क्या डबल अनाज पैदा हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये तरीका ही नहीं है। तरीका क्या है कि किसान जो खेत में लागत लगा रहा हो, लागत नीचे ले आओ, और लागत शून्य करने का काम पालेकर जी की विधि में है। एक गाय से, देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे, वो आपको सारी जानकारी देंगे। ये प्रैक्टिकल है, मैं करता हूं, हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, आप भी करेंगे, ये समझ में आएगी। तो इस पद्धति का पहला काम है कि किसान की जो लागत है उसको समाप्त करना। उससे लाभ क्या होगा? आप कर्जाई नहीं होंगे। जो बाजार से कर्जा बैंकों से लेते हो, साहूकार से कर्जा लेते हो, अब होता गड़बड़ कहाँ है? आपने कर्जा लेकर के खेती बो दी, आपकी फसल मूंगफली, अब की बार कितनी जबरदस्त मूंगफली थी, आपका कपास कितनी बढ़िया थी, लेकिन जब आपके घर में आनी थी उससे पहले बेमौसमी बारिश हो गई और सारी खेती आपकी बर्बाद हो गई। अब आपने कर्जा जिससे लिया वो आपके घर पे आ गया, मेरे पैसे लौटाओ। आपका खेती बर्बाद हो गया, आप पैसे कहाँ से दोगे? ये तनाव है जो किसान को आज दुखी करता, परेशान करता है, और उसको तोड़ दिया जिसने। इसका हल, आप यदि प्राकृतिक खेती करोगे, कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा, कर्जा मुक्त होगे। आपकी खेती बर्बाद होगी, कम से कम कर्जा तो नहीं देना किसी का, 6 महीने बाद फिर हो जाएगी, तो आप किसी के पराधीन नहीं रहोगे। ये पहला लाभ इसका ये है। दूसरा लाभ इसका, डबल इनकम कैसे होगी वो मैं बता रहा हूं। मैं जो गेहूं पैदा करता हूं अपने खेत में, वो बंसी गेहूं है, 4000 रुपये क्विंटल बिकता है, और लाइन में लग करके बिकता है। खेत में मेरा गेहूं होगा ना, कटने से 1.5 महीना पहले मेरे बैंक में पैसे आने शुरू हो जाते हैं लोगों के। कभी बाद में ना मिले, उनको भय ये रहता है। आप जो गेहूं पैदा करते हो, बाजार में उसकी कीमत 1800-1900 रुपये क्विंटल है, और मेरे वाले की कीमत 4000 रुपये क्विंटल है। तो बताओ, आपने यदि रासायनिक जहर डाल करके 20 क्विंटल पैदा कर दिया और उसका रेट 1800-1900 रुपये क्विंटल है, तो कितने का हुआ? और मेरा यदि जहर मुक्त 12-14 क्विंटल होता और 4000 रुपये क्विंटल होता है, तो 3-4 गुना रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोलो भाई, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये तरीका, गुड़ मैं बनाता हूं, मेरे पास गन्ना है, शुगर केन 20 एकड़, मैं राजकोट से वो मशीन लेके गया रस निकालने की, वो कारखाना लगाया गुड़ बनाने का, शक्कर बनाने का। लोगों का गुड़ शक्कर बिकता 25-30 रुपये किलो, और मेरा गुड़ शक्कर बिकता 125 रुपया किलो। तो बताओ, अपने आप आए दुगनी होगी कि नहीं होगी? तो कैंसर से धरती पे कोई मरना चाहता है क्या?
क्यों भाई? मैं बात खत्म करता हूं, अंत में बताना मेरे को। प्रधानमंत्री जी का 2022 तक आय दुगनी करने का फार्मूला प्राकृतिक खेती पद्धति पालेकर जी वाली कैसे है, सुनो। अंतिम ये लाइन में रखी हैं साग सब्जी फल गेहूं चावल रासायनिक खेती का, यहां पर रखा रासायनिक खेती का। इसकी कीमत है 100 रुपया किलो, लेकिन खाओगे तो कैंसर पैदा होगा। एक बात। इधर रखी है पालेकर जी की विधि का साग सब्जी फल दूध सब्जियां, इसकी कीमत है 200 रुपया किलो। खाओगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से बताना, 100 रुपए वाली खरीदोगे या 200 रुपए वाली? 200 वाली खरीदोगे ना, तो हो गई ना अपने आप 3-4 गुनी आए, डबल से भी ज्यादा होगी कि नहीं? तो आप इस रास्ते पे चलो। हम क्या करेंगे, प्रदेश सरकार इतने नेक नियति से आपके साथ जुड़ी है, आपके ग्रुप बनेंगे और परमार साहब जुटे हुए हैं। हम सर्टिफिकेशन का एक अभियान चलाएंगे, ग्रुप बना बना करके आपका जो उत्पादन है वो डबल ट्रिपल रेट में बिके, इस रास्ते की ओर हम मिलके बढ़ेंगे। इस पद्धति से उत्पादन कम होगा नहीं, लागत लगेगी नहीं, आपको रेट पूरा मिलेगा। तो ये प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण और किसान खुशहाल होगा, सबका भला और सबका कल्याण होगा। मैं पूरे प्रदेश के किसान भाइयों से निवेदन करता हूं अंत में कि इन 7 दिनों तक यदि आप उठ के इधर उधर भागते रहे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप तपस्या करो, तपस्या से ही सब कुछ मिलता है। भगवान भी तपस्या से मिलता है, पढ़ाई भी तपस्या से होती है, स्वास्थ्य भी तपस्या से मिलता है, और विद्या ये जो मिलेगी ये भी तपस्या से मिलेगी। आप सब भाई बहन ईमानदारी से इस विद्या को सीखो, और आत्मा के जितने हमारे अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन सब में प्रदेश में जहां जहां मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि इन 7 दिन में आपने ट्रेनर बनना है, आपने इस विद्या का मास्टर बनना है। पालेकर जी रोज नहीं आने वाले। इसके बाद हम पूरे प्रदेश में हर तालुका स्तर पे, गांव स्तर पे 5-5 गांव के ग्रुप बनाकर आप जो 7 दिन ट्रेनिंग लेंगे, अब आगे किसानों को फिर ये आपने ट्रेनिंग देनी है। घर घर में इस मिशन को हमने पहुंचाना है, एक अभियान चलाना है, और ये तभी चलेगा जब आप इस विद्या को सीखेंगे। और 7 दिन में बहुत बढ़िया मास्टर आप बनेंगे, इतने ही बढ़िया बनेंगे कि पालेकर जी की तरह ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दोगे, और ये पुण्य आपको मिलने वाला है। आप सब पूरे प्रदेश में जहां जहां किसान भाई बैठे हैं, और आप परमार जी ने हर गांव से एक नौजवान को बुलाया है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, खेती करता है। यदि वो इस विद्या को सीख के गांव में मॉडल बनाएगा तो बाकी किसान वहां देख करके सीखेंगे और हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। इसको तेजी से बढ़ाना। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनकी पूरी सरकार को बहुत बधाई देता हूं, और इनके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, आत्मा के लोग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग, जितने भी यहाँ पर आए हैं और जितने भी किसान बंधु आए हैं, मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम एक पवित्र मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये ईश्वरीय कार्य है, बहुत बड़े कल्याण का कार्य है। भारत को ये सही अर्थों में विश्व गुरु बनाने के रास्ते का चलने वाला काम है। आप समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे, धरती बचेगी, पानी बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा, गाय बचेगी, सब कुछ इससे लाभ ही लाभ होने वाला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલ આદરણીય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, જેમને ખેતીમાં ક્રાંતિ કરીને પુનઃ આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ અને આપણી જે ફિલોસોફી છે એને વાસ્તવમાં આજના યુગમાં લોકોને સાયન્ટિફિકલ સમજાવીને પ્રાકૃતિક ખેતીનું મહત્વ સમગ્ર દેશભરમાં આપી રહ્યા છે એવા પદ્મશ્રી આદરણીય સુભાષ પાલેકરજી, અમારા સાથી મંત્રી માન્ય જયદ્રથસિંહજી, માન્ય બચુભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ નૈનાબેન, અધિક મુખ્ય સચિવ પૂનમચંદ પરમાર, યુનિવર્સિટીના સૌ વાઇસ ચાન્સેલરો, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો અને આજે અત્રે અહીંયા ઉપસ્થિત શિબિરાર્થીઓ અને બાયસકના માધ્યમથી ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ શિબિર સાથે જોડાયેલા સૌ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણા સદભાગ્ય છે કે આપને એક ખૂબ જાણકાર અને જેમને પોતે જીવનમાં ખેતીમાં ખૂબ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે એવા આપને રાજ્યપાલ મળ્યા છે. એટલે સૌપ્રથમ ગુજરાતનું સદભાગ્ય છે આજે આ પ્રકારના રાજ્યપાલ આપને મળવાને કારણે ગુજરાતમાં આ વિષય અને એના માટે સંપૂર્ણ કમિટેડ અને આજે ગુજરાતના ગામે ગામ લોકો વચ્ચે જઈને સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી અને એના થકી આ ગ્લોબલ વોર્મિંગની વાત હોય, ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાત હોય, પ્રકૃતિનો પ્રાધાન્ય આપીને પ્રકૃતિ વિરોધી તમામ પરિબળોને આજે જે લલકાર કરી રહ્યા છે એવા આપને રાજ્યપાલ પ્રાપ્ત થયા છે અને એમના માર્ગદર્શન નીચે આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં આપણે ખેતીમાં પરિવર્તન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. હમણાં જ આદરણીય સુભાષ પાલેકરજીએ વિશેષ વિસ્તૃત વાત કરી. 7 દિવસ આ શિબિર ચાલવાની છે, એમાં પ્રેક્ટિકલી બધી વાતને સમજાવવામાં પણ આવશે અને ગુજરાતમાં કૃષિ ક્રાંતિ એના દ્વારા આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ. આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જ્યારથી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી છેલ્લા 2 દાયકાથી ગુજરાત આજે ભારતનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. તમામ ક્ષેત્રોમાં આપણે વિકાસ પ્રાપ્ત કર્યો છે અને વિકાસની ચરમસીમા તરફ આપણે આગળ વધતા જાય છીએ. ત્યારે કૃષિમાં પણ આપણે ઘણા બધા એચિવમેન્ટ પ્રાપ્ત કર્યા છે. જેમ કે આજથી 2 દાયકા પહેલા આપણું કૃષિ ઉત્પાદન એ માત્ર 16-17 લાખ મેટ્રિક ટન હતું. આજે 2 દાયકામાં 125 લાખ એટલે 1.25 લાખ કરોડ મેટ્રિક ટન આજે આપણે કૃષિનું ઉત્પાદન ગુજરાતમાં કરી રહ્યા છીએ. એક તરફ 2 દાયકા પહેલા 16 લાખ મેટ્રિક ટન અને આજે 1.25 લાખ મેટ્રિક ટન આપણે ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. આજે મગફળી, સોયાબીન, તેલેબિયા અનેક ક્ષેત્રોમાં આપણે નંબર 1 ઉત્પાદક તરીકે ગુજરાતનો કિસાનના શ્રમ અને પરિશ્રમથી આપણે નંબર 1 ઉપર ઊભા છીએ. કપાસમાં પણ પેલા માત્ર 20 લાખ ગાસડીઓનું ઉત્પાદન થતું હતું, એ પણ આપણે આજે
1,20,00,000 સુધી પહોંચી ગયા છીએ. દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે વ્યાપક ઉત્પાદન આજે પ્રાપ્ત કર્યું છે. સાથે સાથે ખેડૂતોની લાગણી અને ગુજરાતના ખેડૂતમાં મને ભરોસો છે કે એને બે વસ્તુ મળે, પાણી અને વીજળી, તો દુનિયા આખાની ભૂખ ભાંગવાની તાકાત મારા ખેડૂતના ખભામાં રહેલી છે. એનું અમને સરકારને પૂરું જ્ઞાન પણ છે, સમજણ પણ છે. અને એટલા માટે સિંચાઈની વિવિધ યોજનાઓ અને પિયતનો વિસ્તાર વધારતા જાય છે. ડ્રીપ ઇરિગેશનમાં પણ ભારતમાં સૌથી વધુ ડ્રીપ ઇરિગેશન એ પણ ગુજરાતે કર્યું છે. અને એને પણ આપણે 70% સબસિડી સુધી લઈ જઈને દરેક ખેડૂત હર ખેત કો પાણી અને ડ્રીપ ઇરિગેશન વાપરતો થઈ જાય, એમાં પણ આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. નરેન્દ્રભાઈએ કૃષિ મેળાઓ એ શરૂ કરીને ભર ઉનાળે યુનિવર્સિટીના બધા વૈજ્ઞાનિકો ખેતરે ખેતર ખૂંદે અને જમીનની ગુણવત્તાના ચિંતા કરીને ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપે, ઉત્તમ બિયારણ ખેડૂતો પ્રાપ્ત કરે અને એના આધાર ઉપર એ સારી ઉપજ પ્રાપ્ત કરે. અને ઉપજ પ્રાપ્ત થાય પછી નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા પછી ટેકાના ભાવમાં પણ વ્યાપક વધારો કરીને ખેડૂતને એની કરેલી કાળી મજૂરી પાણી ડોળ ન થાય એટલા માટે ટેકાના ભાવથી છેલ્લા 3 વર્ષમાં મારી સરકારે 8,000 કરોડ રૂપિયાની ખરીદી કરી અને ખેડૂતને ટેકો આપ્યો છે. સાથે સાથે જેમ હમણાં જયદ્રથસિંહે વાત કરી, દુષ્કાળ હતો ત્યારે 96 તાલુકાને આપણે ઇનપુટ સબસિડી આપી અને આ વખતે માવઠામાં પણ નુકસાન થયું. ગુજરાતના 56 લાખ ખેડૂતોને આપણે આ માવઠામાં પણ આપણે પેકેજ 3800 કરોડ રૂપિયાનું આપીને ગુજરાતના ખેડૂતની સાથે સરકાર ઊભી રહી અને ગુજરાતના ખેડૂતને ક્યાંય તકલીફ ન પડે એની ચિંતા પણ કરી છે. છેલ્લા 30 વર્ષમાં જેટલા માવઠા થયા એના સરવાળા એના સબસિડીના કરીએ ને આપણે પેકેજના, એના કરતા કંઈક ગણું એક જ વર્ષમાં આટલું મોટું 3800 કરોડનું પેકેજ આ રાજ્ય સરકારે ખેડૂત માટે આપ્યું છે. સરકાર ખેડૂતોની સરકાર છે અને સરકાર જાણે છે કે ખેડૂત સુખી તો ગામડું સુખી, અને ગામડું સુખી તો જ શહેર સુખી થાય અને તો જ દેશ સુખી થાય. અને એટલા માટે તમામ સંસાધનો એનો ઉપયોગ ખેતી અને ખેડૂતનો પહેલો અધિકાર બની રહે એ દિશામાં સરકાર આગળ વધી રહી છે. આજે બહુ સુંદર બધી વાત થવાની છે. રાસાયણિક ખેતીને કારણે ખેડૂતને ઉપજ પણ મોંઘી થઈ ગઈ છે, ખેડૂતનું ઉત્પાદન મોંઘું થયું છે. સાથે સાથે ભાવ પણ એને પૂરતા ન મળે, જેનામાં ખેડૂત ડૂબી જાય, આત્મહત્યા કરવી પડે અને એ ઉત્પાદન કોસ્ટ ઘટે અને ઘર આંગણે ઉત્પાદનની વ્યવસ્થા બને. સાથે સાથે ઉત્પાદનમાં થયેલી ઉપજ એની વેલ્યુ પણ એટલી વધે કે પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉત્પાદન થયેલું અન્ન એના 4 ગણા 7 ગણા ભાવ એને માર્કેટમાંથી પ્રાપ્ત થાય અને ખેડૂત વધુ સમૃદ્ધ બને. સાથે સાથે ખેડૂતે ઉત્પાદન કરેલું અન્ન, શુદ્ધ અન્ન લોકોને પ્રાપ્ત થાય અને લોકો કેન્સર, ડાયાબિટીસ, અન્ય જીવલેણ બીમારીઓથી મુક્ત થાય અને બધાની વિન વિન સિચ્યુએશન બને. એટલા માટે પણ આ પ્રાકૃતિક ખેતી આજના સમયની એકમાત્ર ઉકેલ અને જવાબ છે. એમને વાત કરી આધ્યાત્મિકતા, આસ્તિક અને નાસ્તિકની વાત બહુ સાચી છે. અને આટલે જ આપણે ત્યાં પરંપરામાં આપણે ત્યાં ગાય, ગંગા, ગીતા, ગાયત્રી આ બધાનું મહત્વ છે અને આને કોઈ સંપ્રદાય સાથે જોડતા નથી.
ગાય એને માતા એટલા માટે કહી છે કે ગાયમાં અનેક ગુણો છે અને જે આપણા જીવનને સાર્થક કરે છે. અને એટલા માટે ગાયના ગોબરમાંથી જીવામૃત, અને એ જીવામૃત દ્વારા ખેતી એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ખેતી. એટલા માટે ગાયનું મહત્વ છે. ગંગા એટલે પાણી, પાણીનું પણ એટલું જ મહત્વ છે આપણે ત્યાં. અને આ બધા પ્રકૃતિના દેન છે. અને એટલા જ માટે ગીતાનો સંદેશ એ દરેક વ્યક્તિને, દરેક પળ માટે, એ જીવન જીવવા માટે, જીવનના પડકારો ઝીલવા માટે એ સાર્થક બને છે. એટલા માટે ગાય, ગંગા, ગીતા, ગાયત્રી અને જીવથી શિવ સુધીની જે વાત, અને આ પ્રાકૃતિક ખેતીમાં પણ પ્રકૃતિના આધાર ઉપર સર્વ જીવો જીવે અને સર્વ જીવોને અભયદાન મળે, એ આખી વ્યવસ્થા, અને એના આધાર ઉપર ગામડું સુખી બને અને ગામડાની આવક ગામડામાં રહે અને શહેરની આવક પણ ગામડામાં થતી જાય અને ગામડું સમૃદ્ધ બને, ગામડું ભાંગે નહીં. આ વાત આમાં રહેલી છે. અને એટલા માટે ગુજરાતનો બાકી બધો વિકાસ, એની સાથે આપણે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, પ્રકૃતિને સાથે રાખીને પ્રકૃતિનો એકદમ જેને કહીએ આપણે જાળવણી કરીએ અને પ્રકૃતિને સાથે રાખીને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સાથે ગુજરાત આવનારા દિવસોમાં આગળ વધીને આપણું ગુજરાત, ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત, ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ગુજરાત, એ વાસ્તવમાં આપણે એને પ્રતિષ્ઠિત કરશું એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. આ કૃષિ ચિંતન શિબિર એ આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતના લાખો ખેડૂતો આ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળીને ગુજરાત એક ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને વોર્મિંગ, જે ગ્લોબલ વોર્મિંગની જે તકલીફો છે, એ બધા તકલીફોનો જવાબ દુનિયાને ગુજરાત આપતો થશે એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. આપ સૌને આ શિબિરમાં ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને આવો આપણે સૌ આપણા ગવર્નર આચાર્ય દેવવ્રતજીના માર્ગદર્શનમાં સંપૂર્ણ ખેતીમાં આપણે બદલાવ લાવીને ગુજરાત ભારતનું આમાં પણ રોલ મોડેલ બનશે તેવી આપણે સૌ એમને વિશ્વાસ આપીશું. સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. इस ज्ञान यज्ञ के सप्ताह के अवसर पर आयोजित 7 दिन के शिविर के उद्घाटन पर समारोह में उपस्थित इस राज्य के महामहिम राज्यपाल साहब आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी, इस राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपानी जी, मंच पर विराजमान कृषि राज्य मंत्री श्री जयधर सिंह जी परमार, माननीय श्री कृषि मंत्री फाल्दू जी, पशुपालन राज्य मंत्री बच्चूभाई खाबड़, जिला पंचायत अध्यक्ष नैना बहन, हमारे अतिरिक्त सचिव कृषि पूनमचंद परमार जी, आनंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री डॉक्टर व्यास जी, कलेक्टर साहब, जिला विकास अधिकारी, हमारे साथी माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, रमेश भाई सांवलिया, दीक्षित पटेल और अन्य विश्वविद्यालय से आए हुए सभी उपस्थित कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पशुपालन विभाग के सभी उच्चतम अधिकारी, आत्मा के राज्य समन्वयक डॉक्टर पांचाल साहब, उनके सभी अधिकारी, हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ भेजे गए 7 दिन शिविर सुनने के लिए आए हुए उपस्थित शीर्ष अधिकारी, स्वामीनारायण मंदिर के आदरणीय स्वामी जी और उनके सभी सेवाभावी
स्वयंसेवी संस्था अथवा गैर सरकारी संगठन के आए हुए अधिकारी और पत्रकार मित्र और पूरे राज्य से आए हुए मेरे किसान साथी और बहनें, मैं सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय और हमारे कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों का अभिवादन करता हूं कि किसान के इतिहास में पहली बार शायद सरकार के इतिहास में पहली बार गुजरात में ऐसा आयोजन हो रहा है कि जहां एक ही समय 1 लाख किसान 7 दिन का शिविर सुन रहे हैं। ये अद्भुत है, अकाल नहीं है। इसके पीछे यहाँ के अतिरिक्त कृषि सचिव परमार जी और उनके साथी और आत्मा के पांचाल साहब और उनकी टीम, इनके अथक प्रयास है, अथक परिश्रम है और सुनियोजित नियंत्रण है, जिसके माध्यम से आज यह महाउत्सव यहाँ प्रस्तुत हो सका है। आप सबको मेरा अभिवादन। साथियों, यह गुजरात की भूमि 3 महानुभावों के अस्तित्व से पावन हुई है। हमारे युगाचार्य योगेश्वर श्री कृष्ण, महान संत नरसिंह मेहता, और जिनकी अभी 150वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, वे पूज्य महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के स्मरण में गुजरात की यह प्रशासकीय राजधानी गांधीनगर को बसाया गया। लेकिन गांधीनगर के पास अहमदाबाद का एक गुजरात की आर्थिक राजधानी है, वो भी बसी हुई है। लेकिन जब भी गांधीनगर की हम गर्जना करते हैं तो पूज्य गांधी जी का महान कार्य सामने आता है। तो उनके कार्य के लिए अभिवादन करने के लिए गांधीनगर बसाया गया। राज्यपाल की जो पोस्ट होती है, एक सम्मानीय पद होता है। जहाँ भी दीक्षांत समारोह है वहाँ जाकर भाषण देना और सर्टिफिकेट बांटना, जहाँ भी अच्छे समारोह है वहाँ उस समारोह में समाविष्ट होना एक सम्मानीय पद होता है। और राज्य में जो चल रहा है, क्या वो संविधान के अनुरूप चल रहा है, ये देखना उनका काम होता है। इतिहास में पहली बार ऐसे राज्यपाल हमें मिले हैं कि जिन्होंने अपना पदभार संभालने के बाद जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए, समाधान देने के लिए एक अलग ढंग से अपनी सोच रखी और एक बहुत बड़ा बदलाव पहले हिमाचल प्रदेश में लाया और यहाँ गुजरात में ला रहे हैं। ऐसे राज्यपाल महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री रूपानी जी के साथ साथ देवव्रत जी भी एक मनवंतर इस प्रदेश में लाना चाहते। इसके लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मुझे तो 7 दिन बोलना है और आपको सुनना है। 7 दिन बैठकर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, ये योग ही है। दूसरा योग क्या है? योग का अर्थ है क्या है? ये आपकी परीक्षा है। कभी बैठे नहीं, आधा घंटे के
बात कोई बट्टा नहीं सरकारी कार्यक्रम में, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ 8-7 दिन आप बैठेंगे और ये विषय सूक्ष्मता के साथ सुनेंगे। विषय खेती का नहीं है, कृपा करके असमझ निकाल दीजिए कि ये विषय खेती का होगा। विषय खेती का नहीं है, विषय है हमारी मानवीय सभ्यता जो उच्चतम फली फूली थी, पूरी दुनिया में उनका नाम था, अब वो सभ्यता अपना अस्तित्व खो रही है। ये अस्तित्व दोबारा दृढ़गोचर करने के लिए प्रयास करने का जो कार्यक्रम है वो 7 दिन में दिया जाएगा। 7 दिन में पशुता से मानव की तरफ जो हमारी यात्रा थी, आज पाश्चात्य भोगवादी जीवन शैली से हम दोबारा पशुत्व की तरफ जा रहे क्या? ऐसे सवाल मन में उठे, ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये यात्रा सही दिशा में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस 7 दिन में आपके साथ संवाद होगा। साथ में सभ्यताओं के बीच में जो संघर्ष है, एक और है पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता, ईश्वर देय, ईश्वर निर्मित सभी प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करने वाली सभ्यता, मानव को विनाश के तरफ ले जाने वाली पाश्चात्य सभ्यता। दूसरी ओर पशुत्व से मानवता के तरफ, साथ में सभी प्राकृतिक संसाधनों की परिपोषण कैसे हो, इस स्थिति के तरफ ले जाने वाली हमारी भारतीय सभ्यता। इन दोनों में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह भी संवाद आपके साथ 7 दिन में होगा। जो विषय आपके सामने रखा जाएगा, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि लिखा गया है, मान्यता प्राप्त है। लेकिन आपके सामने जो मैं विषय रखूंगा, वो सुभाष पालेकर आध्यात्मिक कृषि विषय होगा, प्राकृतिक नहीं होगा। तो सवाल पैदा होगा कि प्राकृतिक आध्यात्मिक में क्या भेद है। ये भेद भी आप 7 दिन में समझ सको। लेकिन 2 शब्द मैंने यहां रखे हैं। जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आध्यात्मिक है, उनको आध्यात्मिक खेती। जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते लेकिन सामने बैठे हैं, वे नास्तिक पाखंडियों के लिए प्राकृतिक कृषि। दोनों के लिए शब्द दिए ताकि आपस में झगड़े ना हो और यह रक्तपात ना हो। साथियों, सुभाष पालेकर आध्यात्मिक कृषि ये प्राकृतिक से भी भिन्न है। अभी किसी ने अपने भाषण में यहां प्राकृतिक शब्द उपयोग किया। प्राकृतिक से भी भिन्न है, योगिक कृषि से भी भिन्न है, वैदिक कृषि से भी भिन्न है, शाश्वत कृषि से भी भिन्न है, गो आधारित कृषि से भी भिन्न है और सजीव खेती से भी भिन्न है, रासायनिक खेती से भी भिन्न है। विगत 10,500 सालों से हमारे देश में जो कृषि पद्धतियां चली आ रही हैं, उन सभी प्रचलित पद्धतियों से भी पूरा भिन्न है। ये मत समझे कि हम सजीव खेती सुनने जा रहे हैं, प्राकृतिक कृषि सुनने जा रहे हैं या
गो आधारित कृषि सुनने जा रहे हैं या वैदिक और आपकी यौगिक कृषि सुनने जा रहे हैं, पुण्यता भी है। जो पद्धतियां अभी तक प्रचलित हुई है वो सारी पद्धतियां ईश्वर के सामने एक समांतर व्यवस्था के रूप में जो ईश्वर को चैलेंज दे रही है, आह्वान दे रही है कि हमारी एक व्यवस्था है। यह अज्ञान, अहंकार, इन सारी विधियों में हम देख रहे हैं ये अहंकार कितने खोखले हैं और ये सारे ईश्वर की व्यवस्था के परे समांत व्यवस्था करने का, खड़ा करने का एक कैसा दुराचार है, ये भी आपको समझ में 7 दिन में आएगा। साथियों, पुरातन काल से हमारी भारतीय सभ्यता जिस स्थिति में धरोहर के रूप में हमारे पास प्रस्तुत हुई है वो आदर्श सभ्यता पुनरपि केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक विकल्प के रूप में छा जाने का हमने कोशिश करना है। उस कोशिश के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारी सरकारें क्या कर सकती है, साथ में हमारी जनता क्या कर सकती है, इसका भी प्रारूप आपके सामने रखा जाएगा। साथ में साथियों, बहुत सारी समस्या हमारे सामने विकराल रूप में खड़ी है। उनमें से कुछ समस्या ऐसी है जिनका तुरंत हल हमें देना है, जैसे वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडल में होने वाले बदलाव, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। एक बहुत बड़ा चैलेंज है मानवीय सभ्यता के लिए। दूसरा समस्या है खाद्य असुरक्षा, फूड क्राइसिस। इट इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ये पूरी दुनिया की समस्या, हिंदुस्तान की नहीं केवल। तीसरी समस्या है किसानों की निरंतर बढ़ती हुई आत्महत्या है और जनता का कैंसर, मधुमेह और दिल की बीमारियों से होने वाली मृत्यु है। चौथी समस्या है हमारे ग्रामीण विभाग के युवा गांव छोड़कर तेजी से पलायन कर रहे शहर की तरफ। ये जो माइग्रेशन है ऑफ द यूथ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर गांव के सारे युवा भाग जाएंगे, खेती कौन करेगा? और खेती नहीं करेंगे, हम क्या खाएंगे? ये केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। जब भी मैं अफ्रीकन राष्ट्रों का इतिहास देखता हूं, अर्वाचीन इतिहास, अभी हाल में जो हमारे सामने खड़ा है, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका के जो अविकसित, विकसनशील और अर्धविकसित देश है, उनकी समस्या देखता हूं, वहां भी बहुत बड़ी पलायन की समस्या है। पांचवा समस्या हमारे टूटे हुए परिवार। यहां तक पहुंच गए हैं कि पति अलग, पति अलग। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान की पुरातन सभ्यता के लिए। छठी समस्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी उग्रता इतनी तेज से बढ़ रही है कि खरीफ की फसल चौपट, रबी की फसल चौपट। समुद्र के पानी का
स्तर ऊपर बढ़ना एक बहुत बड़ी खतरा की घंटी हमारे सामने बज रही है। और सबसे आगे की समस्या आएगी यंत्र, मानव संचालित स्वयंचलित यंत्र, रोबोट गाइडेड ऑटोमेटिक मशीन्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा खतरा होगा मानव सभ्यता के लिए आगे। इस सारी समस्याओं का निराकरण इन समस्याओं की निर्मित करने वाले व्यवस्था के पास नहीं है। वो समाधान क्या हम दे सकते हैं इन सारी समस्याओं का? इस पर भी गहनता से हम 7 दिन विचार करेंगे। कल सौभाग्यवश मैं 10:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, 11:15 बजे राजभवन पहुंचा और 11 बजे से हमारी एक बैठक थी, मीटिंग थी। उस बैठक में, विचार संगोष्ठी में, गुजरात के 6 कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आए थे, माननीय राज्यपाल जी थे और बहुत अच्छा संवाद हुआ। सारे वाइस चांसलर्स, सारे कुलपति। विषय था कि रासायनिक कृषि का विकल्प जो हम ढूंढ रहे हैं, कौन कौन से विकल्प हम कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों के सामने प्रक्षेपित कर सकते हैं। और मुझे बड़ा आनंद लगा, सारे 6 कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एक वाक्यता पर सहमत हुए कि नहीं, कभी रासायनिक कृषि उस समय की मांग थी, लेकिन आज रासायनिक कृषि समस्या बन गई है। रासायनिक कृषि का विकल्प हम देना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प होगा? बहुत गहन चर्चा के बाद कुलपतियों ने स्वीकार किया कि हम इसके बाद सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पर हम काम करेंगे। इन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक महानता, दिल के अंदर बैठी हुई एक मानवता ध्रुवोच्चर होकर ऊपर आ रही है कि नहीं, हमें बदलना पड़ेगा, समय आ गया है, हमें बदलना पड़ेगा। ये बदलाव की आंधी जो फैल रही है पूरी दुनिया में, ये बदलाव व्यवस्था परिवर्तन की आंधी है। ये व्यवस्था परिवर्तन केवल जन आंदोलन कर सकता है। अगर हम माननीय श्री मोदी जी के सपने को पूरा करना है तो उनके पीछे जन आंदोलन खड़ा करना बहुत आवश्यक है। और यही हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आय दुगुनी करना एक बहुत बड़ा उनका सपना है। किसानों की ऋण मुक्ति उनका दूसरा सपना है। और पूरी दुनिया के मंडी पर, बाजार पर भारत की कृषियों पर छा जाना, ये तीसरा माननीय श्री मोदी जी पंतप्रधान जी का सपना है। किसानों की आय दोगुनी करना रासायनिक कृषि से कतई संभव नहीं, ये अब मान्य हुआ है। और जो सजो खेती सामने आई है, माफ कीजिएगा कि सजो खेती एटम बॉम्ब से भी खतरनाक है। परमार जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजर देन एटम बॉम्ब। यहां अगर सजो खेती के विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे तो उनको भी सुनना है। और ये सजो खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग
उसी विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था ने हमारे देश में भेजी है, जिस महाव्यवस्था ने रासायनिक कृषि को भी हमारे देश में भेजा है। रासायनिक कृषि और सजीव खेती दोनों सगी बहनें हैं, एक ही मां बाप की लड़कियां हैं, और विदेशी है। स्वदेशी कैसे हो सकती है? अगर सजीव खेती 100% विदेशी है, आह्वान है, चैलेंज है खुला, सजीव खेती स्वदेशी है, सिद्ध करे। अगर स्वदेशी खेती एक विदेशी षड्यंत्र है, विदेशी तकनीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली है, जलवायु परिवर्तन में वो घातक बदल लाने वाली है, किसानों को घाटे में ले जाने वाली है, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट करने वाली है, पर्यावरण का विनाश करने वाली है और ग्रामीण अर्थशास्त्र को बर्बाद करने वाली है, तो स्वदेशी के नाम पर ये सजीव खेती का प्रचार क्यों हो रहा है? मेरा सवाल है। अर्थात ये अज्ञान में हो रहा है। इसलिए ये सजीव खेती कैसा एक एटम बम से खतरनाक विदेशी षड्यंत्र है, जिनको सुनना है 7 दिन सामने बैठे तो आपके समझ में आ जाएगा कि सजीव खेती का भी विकल्प हमें चाहिए। इस सारी मैंने जो अभी उद्धृत किया है समस्याओं, इस सारी समस्याओं का समाधान अगर किसी में है, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में है, SPNF में है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार बोल रही है, नीति आयोग बोल रही है। सौभाग्यवश आंध्र प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और आज माननीय श्री विजय रूपाणा जी के नेतृत्व में चलने वाली गुजरात की सरकार स्वीकार कर रही है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव नीति में आ रहा है और ये नीति जरूर एक ऐसे मोड़ पर हिंदुस्तान को ले जाएगी जहां अनुकरण के लिए सारी दुनिया हिंदुस्तान के पास आएगी। अंत में एक ही बात कहूंगा, ये जो भव्य आयोजन किया है, हर गांव का एक युवा किसान यहां आया है इस विषय को सुनने के लिए। इसके पीछे एक उद्देश्य था कि अगर 18,000 गांव है, कितने परमार जी? 18,000 गांव हैं इस प्रदेश में, तो एक गांव का एक युवा किसान जो परिवार केवल खेती पर निर्भर है, घर में कोई उद्योग नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है, खेती पर निर्भर है, आध्यात्मिक वृत्ति का है, सामाजिक दायित्व निभाने वाला है, सुशिक्षित है, ऐसा युवा किसान 7 दिन सुनेगा, गांव में जाकर अपना प्रात्यक्षिक मॉडल खड़ा करेगा और गांव के किसान जब देखेंगे, सीइंग इज बिलीविंग, अपने आप गांव बदलेगा, अपने आप गांव बदलेगा। लेकिन केवल खेती बदलने से गांव नहीं बदलता। गांव बदलने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बहुत कुछ का नाम है आदर्श ग्राम। जब भी आदर्श ग्राम ये नाम सामने आता है, हमारे सामने एक मूर्ति आती है, माननीय श्री अन्ना हजारे जी और उनका गांव रालेगंज सिंधी। माननीय अन्ना जी के बारे में मेरे मन में अपार आदर है, लेकिन जब मैंने रालेगंज सिंधी का अभ्यास किया
पोपोटा पवार के गांव का अभ्यास किया तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये दोनों गांव वर्षा जल संग्रहण में आदर्श है, वाटरशेड मैनेजमेंट में आदर्श है, लेकिन ग्राम कैसे आदर्श हो सकता है? क्योंकि मैंने देखा वहां सरकार की मदद पर अच्छे रास्ते बने हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छा दवाखाना है, अच्छी पाठशाला है, गोडाउन है, बिजली है, पानी है, सभी व्यवस्था आदर्श है। लेकिन गांव का किसान भाग रहा है गांव छोड़कर, क्योंकि खेती घाटे में है। अगर ये सारा बवंडर आपने विकास के नाम पर खड़ा कर दिया और जो उपभोक्ता है वही किसान का बेटा भाग रहा है, किसके लिए? ये विकास किसके लिए हो रहा है? ग्रामीण विकास के नाम पर। उस गांव का किसान बीज बाहर से खरीदता है, खाद बाहर से खरीदता है, दवा बाहर से खरीदता है, ट्रैक्टर औजार बाहर से खरीदता है, कपड़ा बाहर से खरीदता है, गुड़ बाहर से खरीदता है, चीनी बाहर से खरीदता है, खाने की सारी वस्तुएं बाहर से खरीदता है, सौंदर्य प्रसाधन बाहर से खरीदता है, जीने के लिए जो भी चाहिए सब बाहर से खरीदता है। रालेगंज सिंधी का लाखों रुपए, करोड़ रुपए बाहर जा रहा है। रालेगंज सिंधी आदर्श ग्राम कैसे हो सकता है? आदर्श ग्राम 18,000 आदर्श ग्राम इस राज्य में खड़े करने हैं और जरूर होना चाहिए, क्योंकि दो महानुभाव यहां आपके पीछे लगे हुए हैं, माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी और माननीय श्री रूपानी जी। गांव का पैसा गांव में, इसमें सिद्धांत ही रहेगा कि गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में आएगा। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, गांव का न्याय गांव में, गांव का न्याय गांव में, जस्टिस गांव में होगा, कोर्ट में नहीं होगा, तहसील में, जिला में, सेशन जज कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। गांव का न्याय गांव में होगा। और साथ में गांव के प्राकृतिक संसाधन गांव में ही उपयोग में लाए जाएंगे, उसका विस्थापन नहीं होगा। अगर ये तीन बातें किसी भी 18,000 गांव में हम खड़ी करते हैं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में गुजरात राज्य आदर्श बनेगा और एक नया संदेश दुनिया को हम दे सकते हैं। मुझे जरूर विश्वास है कि माननीय श्री मुख्यमंत्री रूपानी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे अन्य सारे मंत्री महोदय और यहाँ का सुगठित सुव्यवस्थित प्रशासन जरूर ये सपना पूरा करेगा। और केवल यह भी नहीं, मंगल पर, चांद पर भी एक आदर्श ग्राम खड़ा करने की कोशिश आप लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।